2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को एक राहत की खबर से। अब यूपी में 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दे दी है। मतलब यह कि 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी। इस सबके बीच आज यूपी सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। इसके तहत राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया गया। नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था, जिसे मना कर दिया था यूपी सरकार ने, और इसके खिलाफ वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन दूसरे बहुत सारे फैसले यहां पर कर लिए हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास। शिवेंद्र, ये राहत तो है ही, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन न लगाकर वीकेंड लॉकडाउन, रात का कर्फ्यू और क्या क्या बंद रहेगा, और इससे उत्तर प्रदेश सरकार को क्या हासिल होगा? देखिए सईद, ये बहुत बड़ी राहत है यूपी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि वो वीकेंड लॉकडाउन नहीं बल्कि पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाएं। और इस निर्देश के बाद सरकार ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी साफ तौर पर कि वो लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं, बल्कि और कड़े कदम जो उठाने हैं वो उठाएंगे। और इसी के चलते फौरन ही सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, उसके फौरन बाद उन्होंने ये निर्देश दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं, वहां पर रात को 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक की नाइट कर्फ्यू रहे। शनिवार और रविवार दोनों दिन रहेगा, यानी शुक्रवार की शाम 8 बजे के आसपास से शुरू होकर के अब सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा तमाम और सख्तियां करने की बात यूपी सरकार ने की है, लेकिन ये भी साफ किया है कि जो लॉकडाउन हाईकोर्ट ने बोला था वो नहीं लगाया जाएगा। और उसके पीछे तर्क ये भी था सरकार का कि बहुत सारे लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, और ऐसे में लॉकडाउन लगाए जाने से उनकी जीविका पर बहुत असर पड़ेगा, और साथ ही साथ दिक्कत होगी और तमाम लोगों को जो उद्योग धंधों में है और दूसरे लोगों में है। और स्थितियां जो है उसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, जिसके चलते अभी जरूरत ही नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। और ये सब बात कहते हुए तुषार मेहता, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में वो तमाम जितने भी इंतजाम करने हैं वो करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एहतियाती कदम उठाएगी, कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। और इसी के साथ जो सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई कोविड की, और उस बैठक में बहुत साफ तौर पर कहा कि जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको सख्ती से पालन किया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में रहे। मतलब ये हुआ शिवेंद्र की अब सरकार जो है वो अपना काम करेगी। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगा रही है, जो उत्तर प्रदेश में ठीक लगेगा वो करेगी। यहां अदालत ने और क्या कहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी की थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ अपनी राय दी है? शिवेंद्र, हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन हम पूरी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि 5 शहरों में कोरोना वायरस स्थिति से बेकाबू हो रहा है, यहां लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि अदालत के आदेश पर यूपी सरकार की दलील है कि लॉकडाउन लगाने का आदेश देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संजय शर्मा भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में कार्यपालिका को कोई भी आदेश देना नहीं है। सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय ये भी कहा है, क्या मतलब है इसका? संजय, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारे दोनों संवाददाताओं से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 5 शहरों में हाईकोर्ट के लॉकडाउन लगाने के फैसले पर राहत है ये कि नहीं, आप अपनी मर्जी से काम कीजिए और जहां जरूरत हो वहां लॉकडाउन लगाइए। फिलहाल बात दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लागू हो चुका है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। वहीं लॉकडाउन से मायूस होकर मजदूरों का राजधानी से पलायन भी लगातार जारी है और एक हादसा भी हो गया है।
दिल्ली से मजदूर जा रहे थे मध्य प्रदेश। ग्वालियर में बस पलट गई, 3 मजदूरों की मौत की खबर आई है। तो लगातार ये पलायन जारी है। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन किया था। दिल्ली सरकार पिछले दिनों में लोगों को बेड उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में मैं एक हॉस्पिटल में जाके आया हूं। मैं खुद अंदर जाके पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ बातचीत करके आया हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि 3 अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6071 बेड थे। 6071 बेड्स थे पहले, 6071। और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं। एज ऑन टुडे 18,923 बेड हैं, जिसमें से 16,461 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 2,462 बेड अवेलेबल हैं। आपको इसके अंदर दिल्ली कोरोना ऐप में जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसी में देख के मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव है ये लगभग। LNJP में 1500 बेड है, GTB में 900 हैं, एम्स झज्जर में 573 हैं, राजीव गांधी में 500 हैं, बुराड़ी में 320 हैं। देखिएगा, जो राधा स्वामी है वो भी आज शाम तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये सारे स्टार्ट होने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट कर दिया गया है, उसमें टोटल 600 बेड तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो रही है। दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार भी दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं। गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है, अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉकडाउन पर जबरदस्त राजनीति दिल्ली में चल रही है। उधर हरियाणा लगातार, जब फर्स्ट फेज का कोरोना आया था तब भी यह आरोप लगाता था कि दिल्ली से ही हरियाणा में कोरोना फैल रहा है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर, मजदूरों को लेकर भी अब अरविंद केजरीवाल के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस वक्त देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत धन्यवाद आज तक के लिए समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। स्थिति काफी गंभीर, अनिल जी, स्थिति काफी गंभीर हो गई है। ऐसे में क्या फिर से आपके राज्य हरियाणा को यह खतरा है कि दिल्ली से वहां पर कोरोना के मरीज पहुंच रहे हैं और कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा बढ़ रहा है? देखिए, हमारे प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये ठीक है कि जितने हमारे प्रदेश में टोटल कोरोना के एक्टिव पेशेंट्स हैं, उसमें से आधे 3 जिलों के हैं, जो गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। इस बात की संभावना हो सकती है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में मरीज, क्योंकि वहां पर आजकल रोज आ रहा है कि वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ICU नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमारे इन 3 शहरों में आ रहे हों। तो लेकिन आए जो आए, हम किसी को रोक तो नहीं सकते। हम जो आ रहे हैं हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, उनका इंतजाम कर रहे हैं। और कल ही हमने अपने विशिष्ट ACS को
वहां पर गुड़गांव में भेजा था कि वो जाकर व्यवस्था का आंकलन करें और अगर एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है तो करें। उन्होंने कल फैसला लिया है कि वहां पर 800 और अतिरिक्त बेड्स क्रिएट किए जाएंगे और वहां पर उसका इंतजाम किया जाएगा। अनिल जी, ये तो अच्छी बात है कि मरीजों में भेदभाव आप नहीं कर रहे हैं, आपका प्रदेश बिल्कुल नहीं कर रहा है, करने आप भी नहीं चाहिए, तो मानवता के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा दबाव आप पर पड़ रहा है, हरियाणा पर पड़ रहा है, और जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं जिनका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, वहां दिल्ली से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि संभावना है, क्योंकि बाकी जिलों में इतने मरीज नहीं हैं। जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उन्हीं में ही ये मरीज हैं, लेकिन हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम वहां पर भी अपनी सारे अधिकारियों को हमने लगाया है। मैं खुद वहां पर बात कर रहा हूं कि हर आदमी को वहां पर बेड मिले, हर आदमी को आईसीयू मिले, हर आदमी को ऑक्सीजन मिले, इसका हमने सारा इंतजाम किया है। और कल ही हमने स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की है, उसमें सभी सरकार के सभी विभागों के उच्च अधिकारी थे। हमने सबको लगाया है कि कोरोना की स्थिति को अपने प्रदेश में नियंत्रण में रखें, और अभी तक हमारे नियंत्रण में है, हमारी व्यवस्था है। हमने समय रहते सारी व्यवस्था कर ली थी। हमने आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था कर ली थी, हमने मेडिसिन की व्यवस्था कर ली थी, और हमारे प्रदेश में जो हमारे एक्टिव पेशेंट हैं, लगभग 45,000 एक्टिव पेशेंट हैं आज की तारीख में। इसमें से 30-32 हजार पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, और उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। मैंने टीम्स बनाई हैं कि हर जो होम आइसोलेशन वाला पेशेंट है उसको घर पर जाकर कम से कम 2 दिन में एक बार मेरे डॉक्टरों की टीम जाकर उनको देखे, उनको दवाइयां दे, उनको लिटरेचर दे, और हर घर में कम से कम एक ऑक्सीमीटर दे। हम उसकी व्यवस्था कर दी है कि सबको घर में ऑक्सीमीटर दिया जाए, क्योंकि हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। बड़ी बात है अनिल जी। लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, एकदम दिल्ली से सटे हुए आपके 2 शहर हैं, यहां क्या दबाव बढ़ रहा है दिल्ली के मरीजों का? नहीं, दबाव तो बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया कि हमारे आधे मरीज गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत के ही हैं। तो क्या आप कोई इस बात पर विचार कर रहे हैं, हरियाणा सरकार इस बात पर विचार कर रही है, जैसे पिछली बार फर्स्ट फेज में आपने किया था, बॉर्डर सील कर दी थी? नहीं, अभी हम कोई बॉर्डर सील नहीं करना चाहते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। हम कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना कराकर कोरोना पर नियंत्रण करना चाहते हैं। और मैंने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जैसे नाइट कर्फ्यू लगाया है तो वो पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया जाए। जिस प्रकार से जो गैदरिंग्स पर हमने प्रतिबंध लगाया है कि इंडोर 50 हो सकते हैं, आउटडोर 200 हो सकते हैं। हालांकि आजकल धार्मिक उत्सवों का सीजन है, लेकिन मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता हूं। किसी मंदिर पर, किसी गुरुद्वारे पर, किसी मस्जिद पर, आजकल रमजान भी चल रहे हैं, मैं प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन मैंने ये हिदायत जरूर दी है कि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि जो गैदरिंग का हमने पैमाना तय किया है कि इंडोर 50 और आउटडोर 200। नहीं, ठीक है अनिल जी, एक बात और बता दीजिए जल्दी से सर। जो ये संस्थाएं हैं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, ये 2 की जबरदस्त अस्पतालों में कमी आ रही है। क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं अपने प्रदेश के लोग? हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में रेमडेसिविर है, और हमारे पास हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन भी सफिशिएंट मात्रा में है। मैंने उसमें कोई कालाबाजारी ना हो, कोई इधर उधर का दबाव ना पड़ा हो। जितने भी मेरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट हैं या बॉटलिंग प्लांट हैं, मैंने उसके ऊपर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स का और पुलिस को वहां पर बिठा दिया है ताकि वो कोई मनमानी ना कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अनिल जी। जो हमारे अनिल जी, आखिरी सवाल है, अनिल जी जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि कोरोना के पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्हें ऑक्सीजन की कमी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं आप घर में रहिए, हम डॉक्टर्स का इंतजाम कर देंगे या 2 दिन में डॉक्टर भेज देंगे, दवाई भिजवा देंगे, वहां ठीक हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सर, इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट की चॉइस के ऊपर है। अगर पेशेंट घर पर रहना चाहता है तो घर पे रहे और मेरे डॉक्टर्स विजिट करेंगे। अगर उनकी हालत खराब होगी तो उनको अस्पताल में रेफर किया जाएगा, और अगर और होगी तो मेरे जितने मेडिकल कॉलेज हैं, मैंने सभी मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर स्थापित करने के आदेश दिए हैं कि जो सीरियस पेशेंट्स हों वो इधर उधर प्राइवेट अस्पतालों में ना भागे, वो हमारे ही। ये और अच्छी बात है अनिल जी, और आपके प्रयास जो हैं उससे हरियाणा की जनता को और दिल्ली जो सटे हुए इलाके हैं, दिल्ली वाले भी वहां जाकर इलाज करवा पाएं, ये अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें हमें विश्वास दें और ये सच हो। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण ज्यादा हो रहा है। पहले के मुकाबले अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद भी काफी बढ़ रही है। लोग ऑक्सीजन की कमी से लड़ते हुए अस्पतालों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की कमी की खबरें तमाम राज्यों से आ रही हैं। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों का तांता। ये उत्तर प्रदेश के नैनी इलाके की तस्वीर है। ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों की भीड़ है। प्रयागराज ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आ रहे हैं। प्लांट के स्टाफ के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी मांग पहले कभी नहीं हुई थी। रोजाना यहां से 1600 से 1800 सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। इतनी ज्यादा है कि हर आदमी परेशान है। बड़ी मुश्किलें से एक आध तो सिलेंडर मिलना तो बड़ी तकलीफ से, और हर आदमी परेशान है। यहाँ पे देख लीजिए लाइट भी नहीं है, और लाइट होती तो आदमी इतना परेशान ना होता। लाइट भी काट रहे हैं, और लाइट वालों को ये सोचना चाहिए कि इतनी देर में कि आदमी परेशान है तो लाइट देना चाहिए था। और हर आदमी देख लीजिए लाइन लगा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्री को छूट है, लेकिन इस आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। कानपुर में पुलिस टीम ने कुछ फैक्ट्रियों पर छापा मारकर कई ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज कंटिन्यू हो रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है, इलीगल है। उन जगहों पर उचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, FIR कराया जा रहा है, और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी होगी, और ये भी देखा जाएगा कि उनके खिलाफ इस NSA या गैंगस्टर लगाया जा सके। लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और आपदा में अवसर ढूंढ रहे लोग अपने फायदे की चिंता में हैं। जरा नोएडा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम के स्टाफ की सुनिए और जानिए कि किस तरह ऑक्सीजन अमृत बना हुआ है। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर? जी जी। कितना मिल पा रहा है? मैम अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं, तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है मैम। नोएडा और आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन मुहैया कराने वाले सप्लायर का कहना है कि स्थिति बेहद भयावह है। स्थिति बहुत गंभीर है मैम इस टाइम, और डिमांड मतलब लोगों में पैनिक ज्यादा है। डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं। जितनी हमारे पास ऑक्सीजन गैस की दिक्कत नहीं है, जितना कि मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वो पैनिक ना हो। जब तक उनकी 90 बिलो या 85 के आसपास से बिलो ना जाए ऑक्सीजन लेवल। ये समस्या सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों की है। पटना के अस्पताल को देख लीजिए। रूबन मेमोरियल अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां पर कोविड के मरीजों का भी जो है इलाज लगातार हो रहा है, लेकिन
हालात पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से बिगड़े हैं कोरोना के, और खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जो महसूस की जा रही है बिहार में और राजधानी पटना में भी, उसको लेकर जो है यहाँ पर अब नए जो मरीज हैं उनको जो है यहाँ पर अब लेना जो है वो बंद कर दिया गया है। ऑक्सीजन, 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 यही पुकार सुनकर सोमवार रात दिल्ली की पश्चिम बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। बताया जाता है कि बालाजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने को थी, जिससे कोरोना पीड़ित 235 मरीजों की जान मुश्किल में थी। दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद से ऑक्सीजन टैंकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दिल्ली पुलिस की मदद से इस तरह 235 मरीजों की जान बच पाई। जीना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के बगैर जीव जिंदा नहीं रह सकता। जब इंसान सेहतमंद हो तो ये सब कभी नहीं सोचता, क्योंकि हवा में प्राणवायु है। लेकिन आज कोरोना ने इसकी अहमियत बता दी है। नोएडा से श्वेता सिंह, पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।